चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 10 के पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है संसाधन एवं विकास है। देखते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है और एक संसाधन है। और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियाएं संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों के प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। और इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर यानी जैव और अजैव के आधार पर, समाप्त्या के आधार पर, नवीनीकरण योग्य और नवीनीकरण योग्य पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के स्तर के आधार पर यानी संभावी विकसित भंडार और संचित कोष के आधार पर। संसाधनों का विकास देखें। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ऐसा विकास क्रिया ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हुई है। जैसे कुछ व्यक्तियों में लालच वश संसाधनों का ह्रास हुआ है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्से संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गए हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण में वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत और क्षय और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण देखने को मिलता है। और उसके बाद मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। और सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और पर्यावरण वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। उसके बाद रेडियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 देखें। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। और इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई। और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। 21 एजेंडा क्या है? तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया। और इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। संसाधन नियोजन के बारे में देखें। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य नीति है। इसलिए भारत जैसे देश ने जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण स्वरूप झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में
इन खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडारण हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है यहाँ पर। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुलता है, लेकिन जल संसाधनों की राजस्थान में कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यह जल आधारभूत अवसंरचनाओं तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। और भारत में संसाधन नियोजन देखें तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। दूसरा है संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा है संसाधन विकास आयोजन और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत के संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं, और किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तंत्ररूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इनके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हुए हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों का नाम बता सकते हैं? ऐसे परिस्थिति होने के कारण बताइए। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं, और उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशियों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां प्रयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण देखें। भारत में संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों के विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। इन संसाधनों से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणतः गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किया। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास्य के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इनके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर भी थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की और तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल एज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी। और 1987 में ब्रुंडरलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया, और इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की कल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत भी की। और यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया।
भू संसाधन के बारे में देखें, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत है, पठार, मैदानी और द्वीप पाए जाते हैं और लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पूर्व उसके बाद पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण भी है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचयन कोष है। और भू उपयोग के बारे में देखें, भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा सकता है, जैसे वन। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें बंजर तथा कृषि आयोग भूमि है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि है। तीसरा है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि आयोग भूमि, इसमें अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि है। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। उसके बाद कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों में से खेती न की गई हो। उसके बाद चौथा है परती भूमि, इसमें वर्तमान परती यानी जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में ऐसे खेती न की गई हो, वह है वर्तमान परती। उसके बाद वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि तथा पुरातन परती है जहां 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती न की गई हो, वह। और पांचवा है शुद्ध यानी नेवल शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है और वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिए जाएं तो वह सकल कृषक क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद भारत में भू उपयोगी रूप देखें तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। और क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भू उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। और उसके बाद अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। और पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। और वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार ही बोया जा सकता है। और यदि इसे शुद्ध या निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल समुचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से भारत पर ही खेती की जा सकती है। और शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। और उसके बाद हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू हुआ था। इसके द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है और जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन्य क्षेत्रों के पास आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है।
और भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि इन प्रयोजकों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। उसके बाद गैर कृषि प्रयोजकों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है और इससे के कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण देखें तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। और हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों की भी बल मिल रहा है। और इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है और इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है और वर्षेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों की गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया गया है और खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है और पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है और अति सिंचन से उत्पादन जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए भी उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर की पीसना और मृदा बर्तन उद्योगों में चूने यानी खारिया मृदा और सेल खरी के प्रयोग में बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होते हैं और जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में प्रौद्योगिकी जल निकासी के बाहर आने वाली अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण पर का मुख्य स्रोत है। और भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाह का उचित प्रबंधन जिसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं और उसके बाद पेड़ पौधों की रक्षा, मेखला पशुपालन नियंत्रण और रेतीले टीलों की कटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल की परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। भूमि संसाधन देखें, मृदा संसाधन देखें तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चवाच जनक शैल अथवा सनस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ के समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन प्रक्रिया अति मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव यानी ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु तथा रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार है। जैसे मृदाओं का वर्गीकरण देखें, भारत में अनेक प्रकार के उच्चवच भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती है। इससे कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित होती है। जैसे जलोढ़ मृदा है भारत में, तो यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है और यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा
लगाए गए निक्षेपों से बनी है और एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा की जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी से ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है और नदी एक घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार च्योर क्षेत्र की तराई में आमतौर पर पाई जाती है। अब कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से होती है। उसके बाद आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है। पुराने जलोढ़ यानी जिसे बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कंकर पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और नुचूना युक्त होती है जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के दहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है और अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदाएं वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होती है। और सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है और इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करने की इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा के बारे में देखें। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदाएं कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपाशी मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार यानी बेसाल्ट के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैल से बनी है और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में भी पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियां तक ये मृदाएं फैली हुई है। काली मृदाएं बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है और इसके अलावा ये इस मृदाएं में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व से परिपूर्ण होती है ये मृदाएं और परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाती है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। लाल और पीली मृदा के बारे में देखें। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्से में रेवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिम घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है और इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण होता है। लेटेराइट मृदा के बारे में देखें। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण हुआ है और यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है। और लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भी पाई जाती है और जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। उसके बाद स्थल रूपों पर इनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी भी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल
फसल के लिए भी अधिक उपयोगी होती है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा के बारे में देखें। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है और मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है और इसी के कारण मृदा में जल अंतः अनुसंधान अवरुद्ध होता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा हो। वन मृदा के बारे में देखें। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं और यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है और इस मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है और परंतु ऊपरी ढालों पर इनकी गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय में हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेष नदी सोपानों और जरूरत पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में देखें तो मृदा के कटाव और इससे के बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होती है, परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहाव जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनता है और जिससे कि अवनलिकाएं कहते हैं और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है और इससे उत्खात भूमि भी कहते हैं और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि की खड़क भूमि कहा जाता है और कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढकते हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहती है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुसकर जल के साथ बह जाती है और इसे चादर अपरदन कहा जाता है। उसके पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा की उड़ान ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है और गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर के नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिससे के अंदर ये बहता पानी आसानी से मृदा को काटता है और ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाएं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है और इससे समोच्च जुताई कहा जाता है और ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन की नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमाचल में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। इसे खेतों की पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है और ये पौने द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीकों को पट्टी कृषि कहते हैं और पेड़ों की कटाई से लगातार रक्षक मेखला बनना भी पौनों की गति कम करता है और इन रक्षक पट्टियों का परिचय भारत में रेत के टीलों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।